सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू रेलवे एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच जो है होने वाला है, जिसमें आप लोगों का जीके जीएस वाला करंट अफेयर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उसी के लिए हमने जो है 1300 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, जो अभी हाल ही में टीसीएस द्वारा टीसीएस कंडक्ट कराती है रेलवे के सभी एग्जाम। तो टीसीएस द्वारा जो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं नए पैटर्न के आधार पर, तो उन्हीं क्वेश्चन को जो है हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो इसको डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोग इस कंप्लीट सीरीज को जो है देखेंगे, तो आपको करंट अफेयर में कोई समस्या नहीं होने वाली है। पेपर में यहीं से आने वाला है, और इसको हम लोग जो है 30 वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसका यह पार्ट 1 है। तो इसको 30 भाग में जो है डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो भी लंबा ना बने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जल के विद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में मुक्त होते हैं। देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये हाल ही के एग्जाम में जो है टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। तो जल के विद्युत अपघटन के दौरान जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, उसके लिए बात करें तो जल का रासायनिक, जैसा कि आप लोगों को पता है, रासायनिक सूत्र H2O होता है। और जब पानी का विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो इसके प्रति अणु में हाइड्रोजन के जो है 2 भाग बनते हैं, और ऑक्सीजन का 1 भाग बनता है। ठीक है, तो इसलिए आयतन के अनुसार इसका अनुपात 2:1 हो जाएगा, जो कि कहाँ पर मिल जाता है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 13 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में आयोजित अल्पसंख्यक कल्याण के लिए राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए, इसकी बात करें तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री जो हैं किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, जिसका उद्देश्य था कि देश में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा करना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, किरण रिजिजू इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी। लेकिन इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इस जो है सम्मेलन का उद्देश्य क्या रहा। जो बैठक थी राष्ट्रीय स्तरीय, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली में। इस तरीके से एक्स्ट्रा फैक्ट जो यहाँ पर हम व्याख्या डिटेल में नोट करते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कौन सी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति कवर करती है। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक भूभाग पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं, जिसको ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। और इनमें बात करें तो मानसूनी वन भी कहा जाता है इनको। ठीक है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा जो है 70 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यानी कहा जाए 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच जहां पर वर्षा होती है, ये जो है मानसूनी वन कहलाते हैं, जिसको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती भी वन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति आपका राइट आंसर हो जाएगा, कि भौगोलिक क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा कवर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराते हैं। तो देखिए, हर साल 15 अगस्त को अपने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक स्थल लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अनुमत रहता है, और वो हर साल फहराते हैं, और वहीं से देश को जो है संबोधित करते हैं। तो लाल किला ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने जुलाई 2025 में किस देश के साथ केसिंगटन संधि पर हस्ताक्षर किए, जो द्विपक्षीय विश्व युद्ध के बाद दोनों बीचों के बीच पहली
मतलब संधि है। तो आपको बता दें कि जुलाई 2025 में यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच केसिंगटन संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह रक्षा और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली ऐतिहासिक द्विपक्षीय संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, यानी ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली जो है, एनसीटी, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन तीन जो है मतलब यूनियन टेरिटरी जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पर जो है अपनी चुनी हुई विधानसभा होती है, लॉजिस्टिक असेंबली का प्रावधान है। तो पुदुचेरी, नई दिल्ली मतलब दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ये तीन जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दिल्ली राजधानी क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है नहीं, लद्दाख है नहीं, लक्षद्वीप है नहीं। तो आपका राइट आंसर जो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा पुदुचेरी में भी ऐसी सुविधा है, यानी विधानसभा है, और जम्मू कश्मीर में भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन डॉट डॉट में स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है। तो विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश के जो है सिंगरौली जिले में है, और यह एनटीपीसी का एक कोयला आधारित विशाल बिजली संयंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसने विशेष रूप से विकसित देशों के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य स्थापित किए थे। तो देखिए अगर बात करें इसके डिटेल की, तो यहाँ पर आपको क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 का पहला एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसने औद्योगिक यानी विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य तय किए थे। तो यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हर एक एग्जामों में मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 11 फाइल सिस्टम में फोल्डर में माई डाइवर्स नाम की एक फाइल पाई जाती है। इसके फाइल एक्सटेंशन और स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा इस फाइल के उद्देश्य और वर्गीकरण का सटीक वर्णन करता है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि जो SYS एक्सटेंशन वाली फाइलें हैं, इसमें विंडोज में सिस्टम ड्राइवर फाइलें होती हैं, और ये फाइलें ऑपरेटिंग सिस्टम OS और कंप्यूटर के हार्डवेयर घटकों जैसे ग्राफिक कार्ड, माउस, कीबोर्ड के बीच संचार स्थापित करने का कार्य करता है। तो यह जो है बी ऑप्शन में मिल जाता है कि यह एक सिस्टम ड्राइवर फाइल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी विशिष्ट हार्डवेयर घटक के साथ कम्युनिकेट करने देती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सटेंडेड ASCII जो मूल 7 बिट ASCII मानक का 8 बिट विकसित रूप है। वर्ड सेट का विस्तार इसके मतलब विस्तार करके इंटरनेशनल टेक्स्ट को सपोर्ट करता है, और यह कितने कोड प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपको डिटेल दिया गया है, इसको अगर कैलकुलेट करें तो देखिए जो मूल ASCII है ये 7 बिट का होता है, जिसमें 2 × 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 128 कैरेक्टर बनते हैं, और जब इसे बिट में जो है बदला गया तो यह 28 दूना मतलब 128 दूना 256 हो जाएगा। ठीक है, तो 256 कोड प्रदान करने लगता है। तो यहाँ पर 256 आपको डी ऑप्शन में मिल जाता है, तो उच्चारण वाले यानी एसेंटेड कैरेक्टर सहित 256 कोड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में चटगांव सत्याग्रह
शस्त्रागार पर बड़े पैमाने पर सशस्त्र हमले का नेतृत्व किया था। तो देखिए 18 अप्रैल 1930 को प्रसिद्ध क्रांतिकारी शूरसेन, जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता था, तो उनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों के एक समूह ने चटगांव, जो कि अब बांग्लादेश में है, तो उसमें पुलिस और सैन्य शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये चटगांव जो है, जो बताया गया है, ये अब वर्तमान में बांग्लादेश में शामिल हो गया है। तो किसने किया था? शूरसेन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पट्टचित्र चित्रकला की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो जो आपका पट्टचित्र पारंपरिक कपड़ा आधारित स्क्रॉल पेंटिंग है, जिसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से ओडिशा में हुई थी, और यह कला रूप भगवान जगन्नाथ और हिंदू पौराणिक कथाओं से प्रेरित है। तो यहाँ पर आपका जो ओडिशा है ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि किससे प्रेरित किया गया है यानी लिया गया है। यह कला जो है भगवान जगन्नाथ और हिंदू पौराणिक कथाओं से संबंधित है, प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा गया था कि अगस्त 2025 में किस फुटबॉल खिलाड़ी को प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन यानी एफपीए प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया, जिससे वह यह पुरस्कार 3 बार जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी बन गया। तो मिस्र और लिवरपूल के स्टार फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह को अगस्त 2025 में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तीसरी बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। पीएफए मतलब होता है प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन ऑफ द ईयर चुना गया, जिससे उन्होंने यह खास रिकॉर्ड अपने नाम किया कि उन्होंने 3 बार जीतने का रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, और ये ऐसे पहले खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच सही अंतर दर्शाता है? तो आपको बता दें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो जैसे विंडोज, लिनक्स कंप्यूटर के आधारित मतलब आंतरिक हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन और संचालन करते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वह एमएस वर्ड हैं, फोटोशॉप हैं, ये किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए यूजर को उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वह हार्डवेयर का प्रबंधन करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूजर्स के कार्यों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? ये कौन से संशोधन के अंतर्गत किया गया था? ये वर्ष 1976 में। अब देखिए यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन में ये किया गया था, लेकिन कब किया गया था? तो वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए मुगल काल में जो प्रशासनिक सुविधा थी उसके लिए साम्राज्य सूबों यानी प्रांतों में बांटा था, जिसका मुखिया सूबेदार होता था और उसकी नियुक्ति राजा खुद करता था। ठीक है, और वही दरोगा ए डाक जो है खुफिया सूचनाओं और शाही डाक को गंतव्य तक पहुंचाने वाले डाक विभाग का मुखिया होता था। यानी कथन 2 भी सही है। ठीक है, कथन 1 सही है और कथन 2 भी सही है। और यहाँ पर कथन दिए गए थे, प्रत्येक सूबे को एक सूबेदार या प्रांतीय गवर्नर के अधीन रखा जाता था, जिसकी नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से सम्राट द्वारा की जाती थी, यानी राजा द्वारा। ठीक है, और वहीं पर दरोगा एक डाक जो होता था उसका काम था कि संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो बी ऑप्शन आपका
राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आंसर की ओर ज़्यादा हम फोकस करते हैं क्योंकि आप लोगों को डिटेल में क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संशोधन के ने निर्देशकांक सिद्धांतों पर मूल अधिकारों की प्रधानता को पुनः स्थापित किया। तो देखिए जो 42वां संविधान संशोधन था तो उसके द्वारा नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई थी। लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन 1900 देखिए 42वां जो था वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और जो 44वां वे 1978 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। मिनर्वा मिल्स मामले के बाद न्यायपालिका व संविधान ने मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता और दोनों के बीच संतुलन को पुनः स्थापित किया था। ये जो है 42वें में किया गया था। मतलब मूल अधिकारों को तो 44वां हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 18 मार्च 2025 में अस्तित्व की पुनर्कल्पना विश्व साहित्य और भाषा में उभरते परिप्रेक्ष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये मार्च 2025 में इस विषय पर वैश्विक चर्चा और साहित्यिक आदान प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया था। तो ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो अस्थि स्वास्थ्य के लिए आंत्र में यानी आंत में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देने में सहायता करता है? तो देखिए जो विटामिन डी होता है यह वसा में यानी फैट सोल्यूबल होता है विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है और यह हमारी आंतों में भोजन से कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे हमारी हड्डियों और जो दांत होते हैं ये मजबूत बनते हैं। यहाँ पर आपका विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि ध्वनि तरंग के आयाम को बढ़ाने से ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए ध्वनि की जो प्रबलता है लाउडनेस वह सीधे तौर पर ध्वनि तरंग के आयाम यानी एम्पलीट्यूड के वर्ग के समानुपाती होती है। तो जब तरंग का आयाम बढ़ता है तो ध्वनि अधिक तेज हो जाती है, प्रबल हो जाती है, लाउड हो जाती है, क्योंकि उसके वर्ग के समानुपाती होता है। तो जब वर्ग होता है तो जितना आप लाउडनेस बढ़ाएंगे तो वह सीधे तौर पर जो ध्वनि तरंग के आयाम है वह डबल बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर द्वारा 1571 ईस्वी में शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली मुख्य रूप से डाट डाट की एक प्रणाली थी। तो आपको बता दें कि जो है मुगल सम्राट थे अकबर, उनके द्वारा शुरू की गई जो मनस बदारी प्रथा थी, तो यह मूल रूप से सैन्य और नागरिक प्रशासनिक प्रणाली थी। मनसब का अर्थ होता था पद या ओहदा, और जो अधिकारी की सेना में स्थित और वेतन तय करता था उसको जो है बोला जाता था। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सैन्य और नागरिक प्रशासनिक प्रणाली। तो न्यायिक सुधार सैन्य प्रशासन यहाँ पर बी ऑप्शन में मिल जाता है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2025 में प्रजनन स्थानांतरण पहल के हिस्से के रूप में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य अपनी पहली मादा चीता यानी जिसका नाम धीरा था उसकी मेजबानी करने के लिए तैयार हुआ? तो देखिए ये गांधी सागर जो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है क्या? हालांकि ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में है, तो इसने जो है मेजबानी करने के लिए तैयार हुआ था। तो भारत में डिटेल की बात करें तो चीता के पुनर्उत्पादन परियोजना चलाई गई, जिसके तहत मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य को चीतों के दूसरे घर के रूप में विकसित किया गया है, जहां पर मादा चीता जिसका नाम धीरा है तो उसको स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई। तो ये
जो है गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है और इसी ने जो है मेजबानी करी थी। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रजनन के लिए जो है वन्य जीव अभ्यारण्य गांधी सागर को जो है तैयार किया गया, मतलब मेजबानी किया गया, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखना है। और मादा चीता का नाम भी पूछा जा सकता है, तो वह धीरा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा पर्यटन उद्योग का एक मुख्य घटक है? तो पर्यटन उद्योग बात करें, टूरिज्म इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है वह हॉस्पिटैलिटी होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, खान पान और पर्यटकों के ठहरने व स्वागत की सुविधाएं आती हैं। तो यहाँ पर आतिथ्य यानी हॉस्पिटैलिटी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पर्यटन के लिए मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो देखिए, जो लद्दाख है ये जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को आधिकारिक तौर पर भारत का एक अलग केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था। तो यहाँ पर वर्ष 2019 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बक्सर के युद्ध के बाद किस द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया गया था? मतलब बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके बाद किस द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया गया था? तो 1964 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, जिसके बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन डायरेक्टरी लागू किया था। इसके तहत दीवानी अधिकार यानी राजस्व वसूलना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए और निजामत, प्रशासनिक और सुरक्षा कार्य बंगाल के नवाब के पास रहे। तो ये द्वैत शासन के अंतर्गत हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर है तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस स्थल में मध्य पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक की प्रागैतिहासिक चित्रकारी पाई जाती है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वह अपने प्रागैतिहासिक शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मध्य पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के मानव जीवन और कला के प्रमाण मिलते हैं। ये भीमबेटका की गुफाएं जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक सेवाओं की एक विशेषता नहीं है? तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का सीधे तौर पर प्रसंस्करण जैसे कृषि खनन प्राथमिक क्षेत्र की विशेषता है, ना कि तृतीयक क्षेत्र की। तृतीयक क्षेत्र केवल सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन जो कृषि खनन की बात कही गई है तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर जो होगा तो ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक जो संसाधन है वह 3 भाग में बांटे गए, जिसमें से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और उसके बाद जो है टेरिटरी सर्विस सेक्टर में बांटा गया। तो ये जो आपका कृषि है, खनन उद्योग है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल में सन्यासी फकीर विद्रोह के उदय में किस कारक ने सबसे प्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया था? देखिए, 1770 के बंगाल के भीषण अकाल और अंग्रेजों द्वारा की जा रही क्रूर व जबरन कर वसूली के कारण किसान, जमींदार और सन्यासी बेघर और भूखे मरने की कगार पर आ गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सन्यासी विद्रोह का बिगुल फूंका था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन की जबरन कर वसूली और अकाल में विस्थापित किसानों को विद्रोही समूहों में शामिल होने के लिए बाध्य किया गया। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चीन में आयोजित मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किस भारतीय अभिनेता को मास्टर
ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता आमिर खान को उनकी फिल्म में बेहतरीन कॉमिक टाइमिक और वैश्विक सिनेमा में योगदान के लिए मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमन अवार्ड दिया गया। तो किसको? आमिर खान को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट से या अन्यथा यह संतुष्टि हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रही है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो वह 356 अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फेमा ने फेरा को किस वर्ष प्रतिस्थापित किया था? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसको फेमा कहा जाता है, उसको 1999 में पारित किया गया था, जिसने पुराने और कड़े विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा 1973 का स्थान लिया था। तो यहाँ पर किसका स्थान लिया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1999 हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतक मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का घटक नहीं है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किए जाने वाले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में 3 आयाम होते हैं, जिसमें जीवन प्रत्याशा होता है, शिक्षा सूचकांक और प्रति व्यक्ति सर्कल राष्ट्रीय आय। इसमें निर्धनता रेखा अनुपात शामिल नहीं होता है। तो निर्धनता एकल अनुपात जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फरवरी 2025 में अर्धचालक प्रौद्योगिकी यानी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शक्ति माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित IRIS चिप को डिजाइन करने के लिए कौन सा शैक्षणिक संस्थान उत्तरदायी था? तो देखिए इसके लिए IIT मद्रास ने उत्तरदायिता निभाई है। तो यहाँ पर बताया भी गया है डिटेल में कि भारत की स्वदेशी शक्ति माइक्रो प्रोसेसर प्रोजेक्ट की कमान मुख्य रूप से IIT मद्रास के पास है और इसी संस्थान के शोधकर्ताओं ने इस तकनीक पर आधारित IRIS चिप को डिजाइन करने में सफलता प्राप्त की है। तो IIT मद्रास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है? तो 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए भाग IX के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत नगर पालिकाओं के गठन के यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज का प्रावधान है। तो 243 के अंतर्गत यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित में से किस पट्टी में सरंद पर्वतीय मृदा होती है जहाँ सरिताओं यानी स्ट्रीम्स का जल भूमिगत होता है? तो देखिए जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उसके नीचे समानांतर फैली भाबर पट्टी कंकड़ और पत्थरों से बनी है। यह क्षेत्र अत्यधिक सरंद है, पोरस है, जिसमें पहाड़ों के नीचे उतरने वाली छोटी नदियां और धाराएं इसी पथरीले भूभाग के नीचे भूमिगत हो जाती हैं, उसी के अंदर अंदर हो जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है उसी के अंदर अंदर पानी निकल जाता है। यहाँ पर जो है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भाबर पट्टी हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बौद्ध त्रिपिटक के निम्नलिखित में से किस पिटक में संघों के नियम वर्णित हैं? तो बौद्ध धर्म के 3 मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक में से विनय पिटक में बौद्ध संघ और भिक्षु भिक्षुणियों के लिए बनाए गए अनुशासन और दैनिक जीवन के नियमों का संकलन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि विनय पिटक जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने मतलब किस संस्था की स्थापना की थी? तो प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकी पीसी महालनोबिस ने यहाँ पर महालनोबिस ने 1931 में कोलकाता में भारतीय अखिल सांख्यिकी संस्थान यानी इंडियन स्टेशनरी इंस्टीट्यूट ISI की स्थापना की थी। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्या करता है कि देश में बिक रहे कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे प्रोडक्ट का जो है जांच करता है और उसको जो है टैग देता है, ये इसका कार्य है। तो कार्य के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय गुण धूप के चश्मे को पानी या सड़कों जैसी सतहों से परावर्तित सूर्य के प्रकाश से होने वाली चकाचौंध यानी ग्लर को कम करने में सक्षम बनाता है? तो आपको बता दें कि जो ध्रुवण होता है वह प्रक्रिया है जो प्रकाश तरंगों के कंपन को एक निश्चित दिशा में सीमित कर देती है, जिससे पोलेराइड धूप के चश्मे क्षैतिज सतहों जैसे पानी या सड़कों से परावर्तित होकर आंखों में चुभने वाली तीव्र जो ग्लर होती है उसको रोक देते हैं। यहाँ पर पोलराइजेशन जो है यानी ध्रुवण, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में बोला गया है कि विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS के संबंध में कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो देखिए OS जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम कोड को सीधे हार्ड डिस्क पर लोड करता है, क्योंकि CPU केवल स्थायी भंडारण ही कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। फर्स्ट कथन ये हो गया। दूसरा बोला गया है कि मल्टीटास्किंग के लिए OS प्रोसेसों को छोटे CPU टाइमलाइंस आवंटित करता है और उनके बीच तेजी से स्विच करता है। यह एक तकनीक है जिसे टाइम शेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर डिटेल में बताया गया कि जो पहला है, कथन पहला है वह असत्य है, क्योंकि CPU सीधे हार्ड डिस्क से कोड रन नहीं करता, बल्कि डेटा पहले रैम में अस्थायी मेमोरी में लोड होता है, फिर उसके बाद। अगर कथन 2 की बात करें तो यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मल्टीटास्किंग में टाइम शेयरिंग तकनीक का ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर पहला असत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य। तो पहला असत्य, दूसरा सत्य, सी ऑप्शन में मिल जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के किस शहर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? छत्तीसगढ़ के किस शहर में? ये रायपुर में आयोजित किया गया था। बताया भी गया है कि नवंबर 2025 में देश की आंतरिक सुरक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण पर चर्चा के लिए आयोजित यह महत्वपूर्ण 60वां वार्षिक सम्मेलन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता PM मोदी ने की थी। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो किसने की थी? PM मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जो है टोटल 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और ऐसे करके वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए हर वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और ऐसे करके 30 से 32 वीडियो में हम लोग जो है अपने पूरा 1300 करंट अफेयर को डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है। बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो से सही इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले, और कोशिश करते हैं कि एक दिन में किसी दिन 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं, ताकि आपके एग्ज़ाम से 5 दिन पहले ही आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।